एक वो गाना आया था, ठुकरा के मेरा प्यार, है ना? तो ऐसा कुछ होता है क्या रियल लाइफ में, कुछ ऐसा इंतकाम टाइप का मामला है या फिल्मों में ही होता है? नहीं नहीं, मेरे साथ तो कम से कम नहीं था ऐसा कोई इंतकाम टाइप का मामला, बाकियों का नहीं पता मुझे। राजधानी दिल्ली में यूपीएससी परीक्षा का मरकज कहा जाने वाला मुखर्जी नगर, और मुखर्जी नगर का एक घर और उस घर का एक छोटा सा कमरा, दीवारों पे सिलन है, कमरे में भयंकर गर्मी है। ये संभवतः चौथा या पांचवा फ्लोर है। और अभी पीछे आपको दो बच्चे दिखाई दे रहे होंगे, वो सामान्य बच्चे नहीं हैं, वो कल को किसी ज़िले के कलेक्टर होंगे, एसडीएम होंगे, डीएम होंगे, और हो सकता है सेक्रेटरी भी बने। ये दोनों बच्चे आईएएस क्वालिफाई कर चुके हैं, यूपीएससी में इनकी रैंक बहुत अच्छी आई है। इनसे हम बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले मैं इस कमरे की यथास्थिति दिखा देना चाहता हूँ कि ये इनका किचन है, जहाँ पे ये खाना बनाते थे और पिछले 3-4 साल से तैयारी कर रहे थे। तो किचन में भी आप देखेंगे तो जो बच्चों और विद्यार्थियों का जो सबसे सुलभ भोजन है, मैगी का पैकेट दिखता है और थोड़े बहुत राशन की चीज़ें, गैस सिलेंडर छोटा वाला। कमरे में आगे बढ़ते हैं तो एक छोटा सा कूलर है जो गर्मी से राहत दे सके, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कारगर यहाँ पे हमें साबित लगता नहीं, क्योंकि आप मेरे चेहरे पे पसीना देख सकते हैं। और ये दीवारें हैं, इन दीवारों में इन तपिश को सहते हुए ये दो छात्र हैं, प्रिंस और गगन। दोनों ने यूपीएससी में बहुत अच्छी रैंक हासिल की है और संभवतः या फिर निश्चित ही इनको आईएएस मिलेगा। और ये जो कमरा है ये प्रिंस का कमरा है ना प्रिंस? हाँ हाँ, मेरा। तो प्रिंस जो है, ये इस कमरे में आप कब से रह रहे हो? इस कमरे में 2 साल से हो गए होंगे। 2 साल से। ये कौन सा फ्लोर है? 5th फ्लोर। 5th फ्लोर, सबसे टॉप वाला। हाँ भयंकर गर्मी है यहाँ पे। हाँ, गर्मी तो रहती है। आज जो है इस गर्मी में इनके कलेजे को ठंडक और इनसे ज़्यादा इनके माता पिता के कलेजे को ठंडक मिली। कौन सी रैंक आई प्रिंस आपकी? 89। 89। और गगन आपकी? मेरी 120। दोनों का आईएएस पक्का है? हाँ हाँ है? पक्का। चेहरे मुस्कान जो बता रही है। अब देखिए प्रिंस के कमरे में आपको क्या दिखता है? कुछ नहीं, बस किताबें हैं। ये इनका एक सिर्फ कमरा नहीं होता, एक तपस्या की स्थली होती है जहाँ पे ये बैठ के सालों सालों मेहनत करते हैं। विवेकानंद जी की फ़ोटो लगी हुई है जो यूथ आइकन माने जाते हैं, हम सब के ज़्यादातर युवाओं के यूथ आइकन है। एक मिथिला की पेंटिंग में भगवान राम और सीता के विवाह की तस्वीर है। और आज जो है इस कमरे में कुछ खास चीज़ नज़र आ रही है, वो है मिठाई का डब्बा। ये 2 डब्बे रखे हुए हैं और ये बहुत ही मेहनत से अर्जित की गई चीज़ है। 150 रुपये में ख़रीदी गई चीज़ तो है नहीं। हाँ, निश्चित रूप से ये मतलब दोस्त लोग लाए हैं अभी सिलेक्शन के बाद। सिलेक्शन के बाद जी। जब ये मिठाई का डिब्बा आता है तो स्टूडेंट से ही पूछ सकते हैं कि आप वो उसको लाने में कितनी मेहनत लगी। मैं ज़रा बैठ जाता हूँ, फिर आप दोनों से थोड़ा बात हो जाए अच्छे से। तो गगन यार, मतलब मैं जब आ रहा था तो एक पतली सी गली थी, ठीक है, और उसमें तार और इस तरीके के झंझाट, उसको पार करते हुए कच्ची सी सड़क है। और फिर जब इस घर में चढ़ना हुआ तो 5 फ्लोर पतली सी सीढ़ियाँ यूं यूं करके सांप सीढ़ी वाला खेल खेलते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और मेरे पसीने छूट गए। आपका ये रोज़ का रूटीन है कि कैसा रहा ये सफ़र? आप थोड़ा सा अगर बताएं। जो सफ़र है मुझे लगता है कि रिजल्ट के बाद देखने पर तो लगता है कि काफ़ी बढ़िया रहा है, बट हाँ इस दौरान काफ़ी स्ट्रगल्स भी रहे हैं। क्योंकि ये मेरा 4th अटैम्प्ट था तो काफ़ी टाइम लग गया, इस दौरान फेलियर भी रहा, बट फाइनली हाँ अब देखने पे लगता है कि ये वर्थ इट था। जहाँ तक ये यहाँ जगह की बात है तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट नेहरू बिहार में रह रहे हैं वो वैसे ही परिस्थिति में रहते हैं, जो कि यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं ऐसी डिज़ाइन है और काफ़ी कंजस्टेड है। तो ये लगभग सब छात्रों की समस्याएं हैं ना, तो आप इसको जनरलाइज कर लेते हैं और ये आपके डेली रूटीन का आदत हो जाता है। तो अगर कोई बाहर से आता है तो शायद उससे अजीब लगता है, बट हमें तो आदत हो गई है और इसको आप इंजॉय भी करते हो एक तरीके से। तो कहाँ से हो प्रिंस आप? मैं बिहार के शिवहर जिले से हूँ। और गगन आप? मैं राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले से हूँ। आप भी इधर ही आसपास रहते हो? हाँ, मैं यहाँ से थोड़ा दूर परमानंद कॉलोनी है, वहाँ पे मैं रहता हूँ। तो आप दोनों दोस्त तो साथ में बैठे हो? हाँ हाँ, दोस्त है और लास्ट ईयर दोनों को आईपीएस भी मिला था हम दोनों को। अच्छा, हम दोनों बैचमेट है आईपीएस में। आईपीएस। ये कमाल है, पिछली बार दोनों ने आईपीएस फोड़ा। हाँ, अच्छा, दोनों अब पहले कप्तान थे, अब कप्तान से अब पूर्व कप्तान हो गए अब आज। आप भविष्य के डीएम हैं। मान सकते हो आप। मतलब अपने मुंह से नहीं कहते बच्चे, लेकिन ये बहुत दिलचस्प है कि दोनों ने एक बार आईपीएस निकाल लिया, लेकिन आपकी ये था कि हमको आईएएस निकालना है। बिल्कुल। एक्चुअली क्या था कि जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट किए तब से जो प्रायोरिटी ऑफ सर्विस होती है तो उसमें आईएएस ऊपर था। तो जब लास्ट ईयर हमारा सिलेक्शन हो गया तो मुझे लगा कि चलो, चूँकि जो मेरी पहली प्रायोरिटी है उसके लिए एक ट्राई तो बनता है।
तो फिर मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लिया और उसके बाद हमने फिर से अटैम्प्ट दिया था और फाइनली हम दोनों लोगों का सिलेक्शन हुआ है इसमें। और आपने भी वही काम किया? हाँ हाँ, सेम काम था मेरा। जो आईपीएस में कैडर हरियाणा था, तो जैसे ही प्रिंस भाई बोल रही है कि जब स्टार्टिंग में तैयारी करने के लिए आए थे तो आईएएस बनने का ही सबका सपना होता है, हमारा भी वही सपना था। तो फिर जैसे हमारी जो एकेडमी है नेशनल पुलिस एकेडमी, वो ये चीज़ प्रोवाइड करवाती है कि अगर आप 1 साल का छुट्टी लेके फिर से अटेम्प्ट दे सकते हो। तो हमारा कोशिश यही थी कि इस बार हो जाए, अगर इस बार बाई चांस नहीं होता तो एक अटेम्प्ट देने के लिए और भी हम तैयार थे। लेकिन हाँ कि आईएएस हमको मिल जाए बस। आप कहाँ से? आप राजस्थान से हो? हाँ, मैं राजस्थान से हूँ, सवाई माधोपुर जिले। अच्छा, गांव से या शहर से? नहीं, गांव से। अच्छा। हाँ, पिताजी क्या करते हैं? पिताजी खेती करते हैं। खेती करते हैं। घर में कोई ऐसे रहा हो सरकारी इतने बड़े पोस्ट पे? नहीं, ऐसा तो कभी। जब मेरा पहली बार सिलेक्शन हुआ था तो किसी सिविल सर्वेंट को जानने वाला मैं खुद ही था, खुद को जानने वाला। हैं? हाँ, उससे मतलब पहले इससे पहले किसी को नहीं जानते थे? नहीं, ऐसे जानते थे लेकिन पर्सनली रूप से जानना वो अलग हो गया कि ऐसे किसी से कभी भी प्रॉब्लम हुई तो तुम बात कर सकते हो। बाकी नाम तो काफ़ी लोगों को सुन ही रखे थे। अच्छा। हाँ, मतलब ये सोचिए कि तो आप एक बार आईपीएस सेलेक्ट हो गए, घर वालों ने बोला होगा कि यार अब हो गया है, दोबारा करने में कि नहीं हुआ, क्यों मेहनत कर रहे हो, ऐसा कुछ होता है घर में? नहीं, घर वालों ने तो ऐसा बोला नहीं था, क्योंकि उन्होंने घर वालों को इतना पता भी नहीं है कैसे प्रोसेस होती है आईएएस आईपीएस। क्या उनको पता है कि हाँ ऑफिसर बन गया, यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया, बस यूपीएससी की लिस्ट में नाम आने को वो आईएएस समझते हैं। अच्छा। हाँ कुछ भी हो जाए, लिस्ट में नाम आ गया आईएएस। हाँ, गांव में तो ये समझते हैं कि आईएएस के एग्जाम में पास कर गया। उनको बाकी सारी सर्विसों के बारे में इतना पता नहीं रहता। बाकी आईएएस तो इसमें एक सर्विस है, उसके अलावा लगभग 20 सर्विस और होती है। ये बड़ा दिलचस्प है कि यूपीएससी का एग्जाम कोई देता है तो बोलते हैं आईएएस का एग्जाम दिया है, अगर हो जाता है तो कहते हैं आईएएस हो गया। तो अब आप लोग एक्चुअल में आईएएस हो गए, आपने भी आईपीएस निकाला, आपने भी निकाला, अब आईएएस बन गए। यार इतना छोटा सा कमरा है, मैं तो मेजरमेंट मेरा थोड़ा कमज़ोर है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। कितने बाई कितने का होगा? ये पूरा जो बिल्डिंग है ना, ये 25 गज में ही बिल्डिंग बनती है। नेहरू विहार की लगभग सारी बिल्डिंग ऐसी है जो 25 गज की हैं। इसी में आपका उधर वॉशरूम है, इधर किचन और पूरी बिल्डिंग 25 गज की होती है। नेहरू विहार की सारी बिल्डिंग का मेजरमेंट यही, फिक्स मेजरमेंट। आप समझिए कि छोटे से कमरे में ये जो मिले हुए हैं हमें दो युवा, ये कल के डीएम हैं और बड़े बड़े दफ्तर इनको मिलेंगे। बड़ा बढ़िया एसी वाला रूम होता है, नेम प्लेट पे नाम लिखा जाता है, आवास मिलता है, बड़ा सा बंगला मिलता है और बड़ा सा गार्डन होता है, सब कुछ होता है। लेकिन वो वहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र होता है वो इन्हीं कमरों से होकर जाता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से जो ये पूरा क्षेत्र है नेहरू विहार मुखर्जी नगर, तो यहाँ पे काफ़ी सारे एस्पिरेंट रहते हैं। इसके अलावा जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो जनरली करोल बाग की तरफ रहते हैं। तो ये जो नेहरू विहार और इसके आसपास की जो बस्ती है, चाहे वो बजीराबाद हो, गांधी विहार हो, तो वहाँ पे लगभग जो सेटलमेंट है वो इसी तरीके की है। तो थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया है, तो हाँ मतलब स्टूडेंट इसी कंडीशंस में रहते हैं। बट एक्चुअली क्या है कि मुझे लगता है ये चीज़ें बहुत परेशान नहीं करती। जब आप 50,000 स्टूडेंट्स के साथ रह रहे हो ना ऐसे, तो आप उसको एंजॉय करते हो। तो मुझे लगता है ये बहुत ऑब्स्टेकल जैसी चीज़ें नहीं है। वो तो बिल्कुल बात है कि स्टूडेंट लाइफ ही ऐसी होती है कि आपको मेहनत करना होता है, उसके बाद जब सफलता मिलती है तो अलग आनंद आता है। आपके घर से कभी कोई परिवार में रहा हो? नहीं, मेरे घर से भी कोई। क्या करते हैं पिताजी आपके? पिताजी मेरे मोटरसाइकिल मैकेनिक हैं। मोटरसाइकिल मैकेनिक हैं? जी कितने भाई बहन हो आप? जी, मेरे भैया हैं, दीदी है और मैं सबसे छोटा हूँ। तो अभी तक पूरा परिवार जो है पिताजी के कंधों पे चलता है? नहीं, मतलब मेरी जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है अभी, मतलब एजुकेशनल, वो मेरे भैया के हैं, वो इंजीनियर हैं, तो उनसे उससे पहले वो जो है पिताजी का सहारा रहा, और क्योंकि बहुत ऐसा कोई समृद्ध बैकग्राउंड नहीं नहीं रहा। नहीं। तो जब अब आप लोगों को जब ये रिजल्ट पता चला, आपने अपने घर पे सूचित किया या आपको घर से फ़ोन आ गया, क्या हुआ था? नहीं, एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कॉल किया था कि रिजल्ट आया है। तो उसके बाद क्या कर रहे थे उस समय जब रिजल्ट आया? मैं पेपर सॉल्व कर रहा था, क्योंकि अभी प्रीलिम्स आने वाला है, अगले अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे तैयारी कर रहे थे। हाँ, तो उस वक्त कॉल आया, तो फिर मैं अपने एक फ्रेंड के साथ ही बैठा था पेपर डिस्कस करने के लिए। तो कॉल आया, उसके बाद मैंने पे चेक किया कि चलो ये रैंक है। फिर मैंने फाइनली घर कॉल किया, मम्मी पापा को बताया, वो खुश थे। उसके बाद बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारे फिर कॉल्स आने लगे, तो यही रहा। आप क्या कर रहे थे जब रिजल्ट आया? मैं तो मतलब मुझे तो रात को नींद ही नहीं आई थी कल रात को। तो मैं 6 बजे खुद के रूम से, मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैं 6 बजे रूम से आ गया और एक दोस्त के रूम पर चला गया कि यार मन नहीं लग रहा और काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है। पूरी रात नहीं सोए? रात में नींद ही नहीं आई थी मुझे पूरी रात। फिर मैं दोस्त के रूम पर आया, उसने बोला मुझे खाना वाना खिलाया। फिर मैं उस दोस्त के रूम पर ही नहा लिया। तो मैं और वो दोस्त बैठे हुए थे, तो मुझे पता था कि लगभग 1:30 बजे के बाद रिज़ल्ट आने वाला है। तो मैं फ़ोन देख ही रहा था। रिज़ल्ट जैसे ही मैं थोड़ा मुझे डिले हो गया, मैं थोड़ा लेट गया ऐसे ही।
एंग्जाइटी होती है, तब पता ही रहता है। ये एक ऐसा लगता है कि हम सर्विस में आ गए तो शायद एंग्जाइटी नहीं होगी, लेकिन जितनी मुझे लास्ट ईयर थी लगभग उतनी एंग्जाइटी इस बार भी थी। तो जब लिस्ट में नाम देखा तो एक 120 रैंक देख के एक तो विश्वास भी नहीं हो रहा था कि यार मेरा ही नाम है क्या ये। फिर मैंने हिंदी में भी डाउनलोड किया, इंग्लिश में किया, दोस्त से बोला कि अपने फ़ोन में तू डाउनलोड करके देख, फिर बता कि भाई मेरा ही नाम है क्या ये। फिर मैंने घर वालों को बताया। रोल नंबर मैच किया। बिल्कुल। कभी कभी ऐसी चीज़ विश्वास भी नहीं होती कि यार लास्ट ईयर हम काफ़ी पीछे थी रैंक, और कितनी थी पिछले साल? पिछली 592 थी। तो लंबा जंप। हाँ, तो आप लोग दोनों हिंदी मीडियम से हो? हाँ, दोनों हिंदी मीडियम से। और हाँ, एक हमारी खासियत ये भी रही है कि जैसे आईपीएस बन गए तो बनने के बाद एक ऑफिसर टाइप की क्वालिटी हमारे अंदर नहीं आई थी। अभी हम एस्पिरेंट की तरह ही जी रहे थे, मैं और प्रिंस भाई दोनों, कि एक एस्पिरेंट के तरीके से यहाँ पर रहना है, उसी तरीके से बाहर जाना, रहना, पढ़ना, वो सब ऐसी चीज़ रहती है। तो उसके बाद ही पढ़ाई हो पाती है। नहीं, एक बार अगर सिलेक्शन होने के बाद ये सारी चीज़ आ जाती है तो अपने आप पढ़ाई से ध्यान हटने लगता है, और दोबारा सिलेक्शन लेना फिर मुश्किल हो जाता है। ये बहुत से लोग कहते हैं कि सर्विस में आकर के सिलेक्शन लेना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, तो हमारे अंदर जो एक एस्पिरेंट के अंदर जो जुनून रहता है नहीं, वो बना रहा था लास्ट तक पिछले अटेम्प्ट में। तो उसी का, जैसे प्रिंस भाई तो बता ही रहे थे, पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो अटेम्प्ट जो है देखना। देंगे। मुझे भी डर लग रहा था, मैं भी कल हम शाम को मिले ही थे, मैं से पूछ रहा था यार नहीं हुआ तो फिर पता नहीं किसी से पूछेंगे कि 4 दिन में कैसे प्रीलिम पास करे। अच्छा। ये इंटरेस्टिंग है। तो फिर घर पे फ़ोन किया, सबसे पहला फ़ोन किसको किया? सबसे पहले मेरे पापा को बताया मैंने, तो उन्होंने 120 सुन के, कि उन्होंने बोला कि वो इतना कि कैसे है 120 राजस्थान में है, कि फिर ऑल इंडिया में बताया कि ये ऑल इंडिया में 120 रैंक है। तब उनको पता चला कि हाँ 120वीं रैंक है। उनको विश्वास नहीं हो रहा था। फिर मम्मी को बताया, फिर भैया और सारे रिलेटिव्स हैं। किस चीज़ की खेती करते हैं आपके पापा? पिताजी जो नॉर्मल गांवों में खेती होती है, जैसे गेहूँ, बाजरा, चना, सरसों, जो रबी और खरीफ में जो खेती होती है वही सब खेती करते हैं। उनकी एक खेती, एक पौध जो है ना आप हो, ये फसल जो उन्होंने तैयार की हो, जो इस पे उनको बहुत नाज होगा, बहुत गर्व होगा। तो आप लोगों को मतलब जब ये साथ में पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग आसपास रहते हो, तो कोचिंग वोचिंग कहीं से ली या कहाँ से पढ़ाई वढ़ाई की आप लोगों ने? हाँ, इनिशियली मैंने कोचिंग किया था, मतलब जब स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, उसके बाद फिर मैंने ऑप्शनल के लिए कोचिंग किया था। मैं मैथिली, मेरा लिटरेचर मेरा ऑप्शनल रहा है, तो फिर मैंने उसकी भी कोचिंग की थी। मैथिली लिटरेचर? अच्छा। हाँ, तो मुझे लिखने वगैरह नहीं आता था, तो फिर मैंने उसके लिए कोचिंग किया था, उसको लिखना सीखा। तो ये सारी चीज़ें, तो कोचिंग का सहयोग मैंने लिया। बड़ा रेयर ऑप्शनल सब्जेक्ट है, बहुत कम लोग लेते हैं। हाँ, मतलब रेयर तो है क्योंकि काफ़ी कम स्टूडेंट है, जनरली उसी रीजन्स के लोग ज़्यादा लेते हैं। तो क्योंकि हाँ पॉपुलैरिटी कम है, बट हाँ मतलब ले सकते हैं बाहर। तो मैंने कोचिंग्स का सहारा भी लिया, बट सेल्फ स्टडी जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कोचिंग्स की अपनी एक लिमिटेशंस हैं। वो मतलब एक ग्रुप में आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो उनकी एक लिमिटेशंस होती हैं। वो आपके फाउंडेशंस जो होती है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी है, बट देन फिर वहाँ से जो आपका जंप होगा वो आपके खुद के सेल्फ स्टडी पे डिपेंड करता है। तो कहाँ से किया फाउंडेशन? फाउंडेशन मैंने दृष्टि से की थी। दृष्टि, ये विकास दिव्य कीर्ति सर वाला जो है? हाँ 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 अच्छा, जी। ओके। और आपने? नहीं, जनरल स्टडीज़ के लिए तो सेल्फ स्टडी किया था। जनरल स्टडी में कोई कोचिंग नहीं लिया था, बस ऑप्शनल के लिए ज़रूर कोचिंग लिया था, क्योंकि मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स था, और उसके लिए मैं ज़रूर 4-5 महीने कोचिंग गया था। बाकी जैसे टेस्ट सीरीज़ होती है तो इन सब में तो फिर काफ़ी सारी कोचिंग, इंटरव्यू स्टेज के दौरान, तो वहाँ पे मैं हेल्प लिया था। बाकी कोचिंग में जनरल स्टडीज़ के लिए तो सेल्फ स्टडी के ऊपर मुझे विश्वास था कि यार ये चीज़ मैं खुद से ही पढ़ सकता हूँ। तो उस वजह से फिर मैंने फिर कोचिंग भी नहीं, क्योंकि मैं कॉलेज में थोड़ा थोड़ा पढ़ने लग गया था, मुझे आइडिया लग गया था यूपीएससी का पैटर्न होता क्या है। क्यों, कॉलेज मेरा आईआईटी बीएचयू से था, तो साथ में और लोगों को देखता था, तो मुझे पता चल गया था सिलेबस ऐसे ऐसे इसका होता है, और अब अगर अपन खुद से ही पढ़ेंगे तो फिर मैं पढ़ सकता हूँ। आपका कहाँ से कॉलेज था? मेरा भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से के अंतर्गत एक कॉलेज है, दीनदयाल उपाध्याय इवनिंग डिग्री कॉलेज बैरगनिया, वहाँ से। गुरु एक बात बताओ, आप लोग ये जो बड़ा वो चलता है कि 18 घंटे पढ़ना है, 16 घंटे पढ़ना है, हैं? ये क्या है सिस्टम, इसका थोड़ा समझा दो। बाकी जो मुझे लगता है कि ये सब बहुत सारी मिथ है यूपीएससी को लेकर। उसमें से सबसे बड़ा मिथ यही है कि आपको 12 घंटे पढ़ने हैं, सारा इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये वो कुछ नहीं देखना है। मैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक सब चलाता हूँ। है? हाँ, और बढ़िया से चलाता हूँ। मुझे लगता है कि सोशल लाइफ को बाइकआउट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। मतलब आप 6-8 घंटे की रेगुलर स्टडी काफ़ी होती है। बस अगर एग्जाम का टाइम है तो लोग थोड़ा ज़्यादा पढ़ते हैं, 12 घंटे भी पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, बट हमेशा नहीं होता है। तो मतलब ये सब मिथ है कि तो जैसे हम लोग रील वूल देखते हैं तो मैं भी देखता हूँ इंस्टाग्राम पे रील्स। तो वो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आपको बाकी चीज़ें नहीं करनी है, सब साथ साथ चलते हैं। बस सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए कि आपने एक टारगेट अगर सेट किया है कि मुझे इस वीक में इतनी सिलेबस खत्म करनी है तो खत्म करनी है। उसके बाद आपके पास जो समय बचता है आप कुछ भी करिए। अच्छा। हाँ। और आपका गगन?
नहीं, स्टार्टिंग में तो मैं सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहा था, क्योंकि कॉलेज में काफ़ी सोशल मीडिया चला लिया था। प्रिंस से दोस्ती हो गई। तो मेरा थोड़ा कमिटमेंट था कि मैं कॉलेज से आया था, तो मैंने ये सोच लिया था कि जिस दिन यूपीएससी में रिजल्ट होगा तो उसी दिन पोस्टिंग करूँगा। सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, सारे में मेरे अकाउंट थे, बस वो मैंने डीएक्टिवेट कर दिए थे। तो लास्ट ईयर जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो उसके बाद ही मैंने पोस्टिंग की थी 4 साल बाद, और उसके बाद फिर थोड़ा काफ़ी एंगेजमेंट हो गया था। पिछले 1 साल में तो जैसे ट्विटर पे कोई कोई डे हुआ या फिर कोई इस टाइप का काम हुआ फेसबुक पे, या फिर उसके बाद तो जो रील्स का जो कल्चर आजकल चल रहा है उसमें भी हम काफ़ी एक्टिव थे फिर। यार ये अच्छा, देखो मतलब ये आप लोग जो जनरल एक्चुअल ग्राउंड पे प्रैक्टिस कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, तो आप बताते हो कि ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि एकदम दीन दुनिया से कट ही जाओ। बिल्कुल, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा है कि मतलब जो लोग हैं आपके आसपास ना वो सपोर्ट ही करते हैं। बेसिकली आप डिमोटिवेट कर रहे हैं तो फ्रेंड्स के साथ आप घूमने जाओगे ही, बात करोगे ही, तो कटने की ज़रूरत नहीं है। बस एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि यार मुझे अगर कुछ पर्टिकुलर मैंने डिसाइड किया है कि 1 महीने में मुझे ये करना है, 1 हफ्ते में ये करना है, तो वो कर लूँगा। उसके बाद अगर मेरे पास समय बचता है तो मैं यूट्यूब देख सकता हूँ, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, मूवी देख सकता हूँ, वेब सीरीज़ देख सकता हूँ, तो देख सकता हूँ। ये सब भी टाइम मिल जाता था। हाँ, मतलब मैं तो काफ़ी लगभग मुझे लगता है हिंदी में जो भी बड़ी वेब सीरीज आई मैं देख ही रखा हूँगा। हाँ, तो मेरे पास तो मिल जाता था टाइम, क्योंकि 6-8 घंटे पढ़ने के बाद भी 16 घंटे होते हैं। इंसान बाकी कहीं करेगा, कुछ तो करेगा ना। सुन रहे हो ना, 6-8 घंटे पढ़ लोगे, मन लगा कायदे से, आप लोग जिसको करना है वो कर ले जाएगा। उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। मान लो एकदम तुम 10 घंटे पढ़ लिए, अगले 2 दिन तुम पढ़े ही नहीं। अगर डेली तुम 7-8 घंटे भी पढ़ते हो, और उसमें फिर ऐसा नहीं कि 7-8 घंटे होने चाहिए वो, फिर ऐसे ही कि तुम 1 घंटे पढ़े, 2 घंटे बाहर घूम के आ गए और उसको भी फिर काउंट कर लिए, तो कंटिन्यूटी के साथ पढ़ो फिर, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एग्ज़ाम में कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप 1 महीने पढ़ रहे हो तो 1 महीने में आप 15 दिन पढ़ोगे, 15 दिन बाहर घूमोगे, तो वो जितना पढ़ा वो अपने आप गोलमोल हो जाता है फिर पूरा। ये बात भी सही है। और अच्छा, वैसे क्या होता है, सब आएंगे आपसे तो बंधे बंधाए सवाल पूछते हैं, हम लोग थोड़ा सा जनरल बातचीत कर लेते हैं ताकि जो प्रैक्टिकल हो। एक वो गाना आया था, ठुकरा के मेरा प्यार, है ना? तो ऐसा कुछ होता है क्या रियल लाइफ में, कुछ ऐसा इंतकाम टाइप का मामला है या फिल्मों में ही होता है? नहीं, मेरे साथ तो कम से कम नहीं था ऐसा कोई इंतकाम टाइप का मामला, बाकियों का नहीं पता मुझे। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था, मतलब ये वेल थॉट कैरियर डिसीजंस था, ऐसा कोई वजह नहीं था। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आदमी के किसी से कोई उसके साथी हो, दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो, तो उसका प्रभाव पड़ता है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, फ्रेंड्स तो जैसे इस एग्ज़ाम के ड्यूरेशन के दौरान काफ़ी सारे अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं, तो फ्रेंड आपको सपोर्ट ही करते हैं, वो कभी डिमोटिवेट आपको नहीं करेंगे। अगर आप पढ़ रहे हो तो वो आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अगर अच्छे फ्रेंड होंगे तो। आपने बोल दिया कि यार आज नहीं आ सकता, तो आपको ज़बरदस्ती करके बुलाएंगे भी नहीं, अच्छे फ्रेंड्स हैं। और जो फ्रेंड्स नहीं है वो ऐसे डिमोटिवेट करते रहते हैं, टांग खींचने वाले भी इसमें काफ़ी लोग रहते हैं। अगर आप पढ़ोगे तो आपको काफ़ी सारा डिमोटिवेट करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता था नहीं ये बंदा मुझे डिमोटिवेट करता है, या फिर इससे मैं डिमोटिवेट होता हूँ, उससे मिलता ही नहीं था फिर मैं। वो आप फिगर आउट कर लेते हो कि कौन बंदा आपको सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट कर रहा है और कौन हमको डिमोटिवेट कर रहा है, फिर उसकी एक्टिविटी हमको डिमोटिवेट कर रही है। और जैसे ऐसे होता था कि मेरे कॉलेज के काफ़ी सारे स्टूडेंटों का प्लेसमेंट हो गया, वो किसी कंपनी ज्वाइन कर ली, तो मुझे लगता था कि यार मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ दिल्ली में रह के, वही रूम में बैठा हुआ हूँ, हाँ, पढ़े जा रहा हूँ, किताब पढ़े जा रहा हूँ। तब मान लो व्हाट्सएप पर वो डेली स्टेटस लगा रहा था, उसका नंबर ही हटा देता था फिर मैं, फिर वो दिखेगा ही नहीं स्टेटस। तो क्यों ये चीज़ कंपलसरी हो जाती है, आप नोट्स शेयर करना, किसी को मैसेज भेजना, तो ये कुछ जो सोशल मीडिया के टूल्स है उस इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, उनको आप नहीं हटा सकते। तो फिर आप क्या करोगे यहाँ पे, आपको जहाँ से डिमोटिवेट हो रहा है उसी को हटा दो फिर। ये एक अच्छी, गगन ने एक बहुत अच्छी टेक्निक बताई कि आपको जहाँ से तनाव मिले उसको दूर कर दो, और बाकी अपना ध्यान पढ़ाई पे। आपने मैथ्स लिया था, आपने मिथिला ली थी, इसमें आपने बताया कि सेल्फ स्टडी का जो सबसे ज़्यादा रोल होता है। इंटरव्यू के लिए लोगों को क्या आप कोशिश करनी चाहिए कि मान लीजिए जैसे किसी ने प्री निकाला, प्री ज़्यादा संख्या में निकल जाता है, फिर मेंस में ज़्यादा मेहनत लगती है, आपका मेंस निकलता है, मेंस और इंटरव्यू की क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए लोगों की? मेंस को लेकर तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स को लेकर आती है। तो अच्छे आंसर्स की पहली शर्त तो ये होती है कि अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो जब आप पढ़ रहे हैं तो उस दौरान आपकी जो पढ़ाई है वो आंसर्स के फॉर्मेट में अगर आप कर रहे हैं, मतलब अगर कोई इशूज है तो उसके कॉज, उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, क्या सॉल्यूशन होते हैं, तो अगर आपने उसी तरीके से पढ़कर अगर नोट्स बनाया है तो चीज़ें को रिवाइज करना और याद करना आसान हो जाता है। और जब आप आंसर लिखने जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली उस फॉर्मेट में लिखेंगे। तो पहली चीज़ तो ये होती है कि मेंस के तरीके से पढ़िए, और दूसरा है कि खूब आंसर राइटिंग कीजिए। आप जितना ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड उतनी अच्छी हो जाएगी। लिखने के जो स्किल्स हैं, डायग्राम, मैप्स, इसका कैसे यूज करना है, किस तरीके से डेटा का यूज करना है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से सीखते हैं।
तो मुझे लगता है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मेंस का जो स्किल है उतना ही बेहतर होता है। और इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू की स्टेज में तो जैसे पढ़ने का इतना महत्व रहता नहीं है, मेन इसमें रहते हैं कम्युनिकेशन स्किल, आपकी आर्टिकुलेशन स्किल कैसी है, आप आंसर किस तरीके से देते हो, तो उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है। क्योंकि इंटरव्यू में तो हमको पता भी नहीं है कि कैसे क्वेश्चन हमसे पूछ ले जाएंगे। विशेष रूप से जो हमारे एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसमें हमारी डिटेल्स जो हम लगभग भरते हैं तो उन्हीं को हम तैयार करते हैं। इसके अलावा देश विदेश में क्या क्या घटनाएं हो रही है, कंटेम्प्रेरी इशू कौन कौन से हैं, उनके ऊपर हमारे क्या क्या थॉट्स हो सकते हैं। मैक्सिमम टाइम यूपीएससी में हमारे विचार पूछे जाते हैं कि इस कोई वो एक केस स्टडी दे देंगे, इसके संबंध में आपके क्या विचार है, या फिर कोई आपको इंसिडेंट दे देंगे इस टाइप का क्राइम हो गया तो वहाँ पे अगर एज ए आईपीएस हो या फिर एज ए डीएम हो तो आप किस तरीके से काम करोगे, तो वो सारी चीज़ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिनेरियो देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। कुछ अजीब सवाल भी पूछते हैं कि पहले मुर्गी आया अंडा आया, इस टाइप के भी पूछते हैं क्या? नहीं, ये पर्सनालिटी टेस्ट है, तो वो आपके पर्सनालिटी को जज करने के लिए नॉर्मल बातचीत करते हैं, जो बेसिकली आपके एकेडमिक बैकग्राउंड हो सकता है, सर्विस का बैकग्राउंड, आप जहाँ से आते हैं उससे जुड़े हुए चीज़ें पूछते हैं कि आप उसके बारे में कितनी जानकारी रखते हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। बट इस तरीके के कुछ सारे जो यूट्यूब वीडियोज़ पे आ जाते हैं, कैसे फिजूल के आपके शर्ट में कितने बटन थे, और ये तो ऐसे सवाल नहीं पूछा जाता, ये मिथ है। हाँ, वहाँ आप जाते हो तो पता ही नहीं चलता 20-25 मिनट कब निकल गए। वो इतने अच्छे से बैठाएंगे, पहले अच्छे से आपको कंफर्टेबल कर देंगे, आप बैठ जाइए, परेशान मत होइए। आपको अगर हिंदी में नहीं आता तो आप इंग्लिश में आंसर दे देना, नहीं आता तो आप सॉरी बोल देना, हम दूसरा क्वेश्चन पूछ लेंगे। वो काफ़ी स्मूथली तरीके से पूछते हैं। वहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं होता कि वो आपको डराने की कोशिश करते हैं। वो अच्छे से पूछेंगे, अगर आपको नहीं आता आप सॉरी बोल दो, वो अगला क्वेश्चन पूछ लेंगे। बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, उसमें कहते हैं कि बैठने का तरीका ऐसे होना चाहिए, बटन बंद होनी चाहिए, ये सब कुछ क्या मायने रखता है? ये सब मॉक टेस्ट आप लोग देते हो तो ये सब सिखाया जाता है? मतलब हाँ, मॉक टेस्ट में हमें ये सिखाया जाता है कि एक जो फॉर्मल एटिकेट्स होते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। तो शायद एक्सपेक्ट वो करते होंगे एग्जैक्टली, तो यूपीएससी क्या चाहती हो उसको बताती तो है नहीं, बट हाँ हम उसको फॉलो करते हैं जो हमें इसको बताया जाता है। बट हाँ, मतलब ड्रेस वगैरह को लेकर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसका डायरेक्ट मार्क से कोई रिलेशंस होते हैं, बट हाँ एक फॉर्मल एटिकेट्स है तो उसको तो फॉलो करना ही चाहिए। तो आप ये सब हो गया, अब आपकी ट्रेनिंग होगी, फिर फाइनल आएगा आपका कार्डर चुनने का। तो आप लोगों ने अभी से सोच रखा है? नहीं, कैडर के लेकर जो प्रेफरेंस होती है वो इंटरव्यू से पहले फिल करा ली जाती है, तो ऑलरेडी किया हुआ है। वो आप लोगों का पहले? हाँ। तो देखिए ये इतना दिलचस्प है इनका सफ़र, इनसे पूरी बातचीत। और आप देखेंगे एकदम हमारे आपके जैसे सामान्य से लड़के हैं जो सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं। एक बार आईपीएस क्लियर किया, फिर दूसरी बार आईएएस क्लियर किया। अच्छा, आप लोग के जो जैसे आपने बताया कि आप पढ़ाई, जैसे आपने बताया कि आपने दृष्टि से कोचिंग की, तो आपका विकास द्विवेदी सर तो बहुत फेमस है, यूट्यूब पे भी उनके वीडियो। तो उनसे आपकी बातचीत हुई सिलेक्शन के बाद? क्या बोला उन्होंने ऐसा? हाँ, सिलेक्शन के बाद मतलब लास्ट ईयर भी मिला था और आज भी सर से मिल के आए हूँ, तो सर वही कॉन्ग्रेचुलेट किए हैं। और अभी तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी बातचीत नहीं हुई, बस उन्होंने बधाई वगैरह दिया। ज़्यादा बात नहीं करते? नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, सामान्य बातचीत हो रही थी, तो मतलब क्या बातचीत हुआ मुझे याद नहीं है। मतलब रिजल्ट कैसा आया, हिंदी माध्यम का रिजल्ट अच्छा है, तो इन सब मुद्दों पे बात हो रही थी। अच्छा, एक चीज़ आखिरी सवाल मेरा ये कि जैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं, इस बार हिंदी मीडियम का रिजल्ट पिछली बार की तुलना या उससे पिछली बार की तुलना में अच्छा आया है, या फिर बाकी रीजनल लैंग्वेजेस के जो बच्चे, तो ऐसा होता है क्या कि दूसरे माध्यम के बच्चे इंग्लिश मीडियम के सामने थोड़ा इन्फीरियर फील करते हों, या कुछ आप लोगों में इस तरीके से कुछ रहा हो? मतलब स्टूडेंट के अंदर तो एक परसेप्शन हो सकता है, कई बार लैंग्वेज को लेकर बैरियर हमारे मन के अंदर होता है, कई बार पर्सनालिटी डेवलपमेंट के स्तर पर भी चीज़ें दिखाई देती है। मुझे लगता है कई बार हमारे अंदर भी कमियां होती हैं, क्योंकि जो अच्छे स्कूलिंग से आते हैं तो जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और इसमें पार्टिसिपेट करने से कहीं ना कहीं पर्सनालिटी ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं, तो वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट में कई बार समस्याएं आती हैं। लेकिन फिर आप अगर उसको टैकल कर लेते हैं तो लोग अच्छे मार्क्स इंटरव्यू में भी लेकर आते हैं। आपका कैसा एक्सपीरियंस है? नहीं, मेरा भी यही है कि मैं ही मानता हूँ कि जैसे मीडियम कोई इसमें बैरियर नहीं आता। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छा मटेरियल होगा, आपके पास अच्छा कंटेंट होगा। और पिछले 1-2 साल में जो हिंदी मीडियम का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी सुधरा है। जैसे लास्ट ईयर भी काफ़ी अच्छी रैंक आई है, इस बार भी काफ़ी अच्छी रैंक आई है। तो मीडियम इसमें कोई बैरियर नहीं है। अगर हमारा जो सोचने का तरीका है, अब हम ये देखें कि यार इंग्लिश में ज़्यादा होते हैं, तो मैक्सिमम जैसे IIT है, IIM है, या फिर और बड़ी इंस्टीट्यूट है, DU है, JNU हुआ, इन सब में मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम वाले ही लोग होते हैं। तो और जो हिंदी मीडियम वाले लोग होते हैं वो मैक्सिमम लोग होते हैं गांव वाले। तो वो अपने स्तर पे अगर इन सारी चीज़ों को, जैसे कम्युनिकेशन स्किल हुआ, जैसे अभी प्रिंस भाई बता रहे थे, तो इन सब चीज़ों के ऊपर काम करे तो जो इंटरव्यू में जो एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है उसमें वो और एज पा सकते हैं। सही बात है। और अब सिलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, तो अब घर जाएंगे, घूमने जाएंगे, कुछ है आप लोगों का प्लान? हाँ बिल्कुल, मैं तो अभी 1-2 दिन में से अब कल या परसों घर के लिए चला जाऊँगा, क्योंकि घर वाले भी काफ़ी बोल रहे हैं कि यार आ जाओ काफ़ी हो गया।
प्रिंस हाँ मतलब अभी तो घर जाने का ही प्लान है, घर जाएंगे, घर वालों से मिलेंगे, रिलेटिव से मिलेंगे, उसके बाद देखते हैं कहीं घूमने। बढ़िया माला वाला पहना के स्वागत किया जाएगा, प्रिंस भैया जिंदाबाद के नारे लगेंगे। मतलब हाँ ये तो मतलब एक पार्ट हो गया है, बट मतलब मुझे एक्चुअली ये बहुत सारी चीज़ें पसंद नहीं, जैसे लास्ट ईयर मैंने मना कर दिया था, तो मुझे वो वाली चीज़ें नहीं, लेकिन जो आपस सगे संबंधी होते हैं, घर वालों खुश होते हैं कि भाई लड़का हमारा आईएएस बन के आया, तो बाजा बजवा के जो है बुला लेते हैं। नहीं, वो तो ऐसी चीज़ होती है कि काफ़ी सारी चीज़ हम पैसे से कमा सकते हैं, लेकिन जो एक सम्मान होता है नहीं, सम्मान पैसे से नहीं कमा सकते। ये हमारी जो मेहनत है, हमारा जो डेडिकेशन है और अभी तक हमारी जो स्ट्रगल है, उन सबको दिखाता है। ये देखिए मतलब प्रिंस हो चाहे गगन हो, दोनों ने बहुत अच्छे से बातचीत की, बहुत अच्छे से चीज़ों को बहुत आसान भाषा में बताया। ऐसा नहीं कि एकदम कोट पैंट टाई पहन के और वो सब आदर्शवादी बातें कि नहीं ऐसा होना ही चाहिए। ये इनकी बातें आपको बताती हैं कि अगर आपको तैयारी करनी है, आपको पढ़ाई करनी है, तो ज़रूरी नहीं कोई फिक्स फॉर्मेट हो, बस आपका विषय पे कमांड होनी चाहिए, वन सीटिंग पढ़ाई होनी चाहिए और डेडिकेशन होना चाहिए। फिर इन्हीं छोटे छोटे कमरों से जो है बड़े बड़े दफ्तरों का, बड़े बड़े बंगलों का और बड़ी बड़ी गाड़ियों तक का रास्ता जाता है। और वो जब वहाँ बैठते हैं तो इनसे उम्मीद की जाती है कि देश के लिए बड़ा काम करें, समाज के लिए बड़ा बदलाव या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर या बड़ी नीतियाँ लाएं। और इसी के साथ हम इनको शुभकामनाएं देते हैं और हम ये भी कामना करते हैं कि चाहे दिल्ली हो, चाहे प्रयागराज इलाहाबाद हो, चाहे कोटा हो, चाहे बिहार का कोई शहर हो, झारखंड का कोई शहर हो, कर्नाटक का, केरल का, तमिलनाडु का, नॉर्थ ईस्ट का कोई ऐसा कमरा हो जहां स्टूडेंट तैयारी करते हैं, जिस भी विषय, जिस भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनको सफलता मिले और कड़ी मेहनत की सफलता के बाद जो है ऐसा मिठाई का डिब्बा जो है उनके रूम में भी आए। इसी के साथ मैं मतलब अच्छी लग रही मिठाई, मैं एक आध खा लूँगा। हमारे साथी पंकज भी हैं और खा लेंगे और उससे पहले आप लोग को खिला देंगे कि असफलता आपकी है। और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इसी नोट पे हम ये पूरी बातचीत ख़त्म करते हैं। मेरा नाम है अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे पंकज सैनी है। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी, इनका सफ़र कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, देखते रहिए दी लल्लन टॉप।